हेलो एवरीवन। आईक्यू शेडर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर में जो आपका 2021 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पेपर आता है और आगे आने वाले टाइम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कुछ गेस मिल जाएगा इससे। तो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी अच्छे तरीके से शुरू कर दें और प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दें, जिससे कि अच्छा हम लोग परफॉर्म कर सकें एग्ज़ाम में। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि केंद्र शासित राज्य हैं और साक्षरता दर है जो जो कि 2011 का आंकड़ा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें है लक्षद्वीप का साक्षरता दर बताया है 92.28%। उसके बाद दमन और दीव का बताया है 87.07%। उसके बाद पुदुचेरी का बताया है 86.55% और चंडीगढ़ का बताया है 88.78%। तो आप इसमें से, जैसे कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, लेकिन आप खुद से एक बार सोचिए और बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है चंडीगढ़। आपको दिख ही रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। जो चंडीगढ़ में साक्षरता दर है वो 88.78 ना होकर के 86.05% है। और बात करें सबसे ज़्यादा किसका है, तो केरला में ये आपका जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। और अगर यहाँ के लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, तो वो भी यहाँ पे सर्वोच्च है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो यहीं पे पाया जाता है। और लक्षद्वीप का 91.85 ही है, गोवा का 88.70 है और बिहार का सबसे न्यूनतम है जो कि 61.33% है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है वो है प्राकृतिक गैस से, दूसरा है आणविक शक्ति से, तीसरा है जल विद्युत शक्ति से और चौथा है ताप विद्युत शक्ति से। तो इनमें से सिलेरू जो है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो सही है। जो जल विद्युत शक्ति है उससे रिलेटेड है आपका सिलेरू। और इसके बारे में बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्रा में है ये, आप इसको याद रखिएगा। और आपका ये जो सिलेरू नदी है वो सबरी नदी की सहायक नदी है और उसी पे ये जल विद्युत संयंत्र स्थित है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इस जल विद्युत शक्ति का अगर लाभ की बात करें कि किन किन राज्यों को मिलता है, तो उसमें जो आंध्र प्रदेश है उसको मिलता है इसका 70% प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद जो हिस्सेदारी होती है उड़ीसा की वो है 30%। तो 30 और 70 में ये डिवाइड है, यानी 7:3 का रेशियो है इनके लाभ में। और उसके बाद अगर इसके क्षमता की बात करें कि विद्युत इससे उत्पादन कितना होता है, तो इससे 60 मेगा वाट का उत्पादन होता है विद्युत का। तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी है। तो इसके ऑथर की बात की जा रही है कि कौन लिखा है। तो इसमें कार्ल ओसावर आपका ऑप्शन है, उसके बाद है ग्रिफिथ टेलर, उसके बाद है जेम्स एंड मार्टिन और है हंटिंगटन। अगर आपने सिविलाइजेशन से रिलेटेड जिस भी ऑथर को आपने देखा होगा, जो भी जोग्राफर हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जो हंटिंगटन है वो सिविलाइजेशन के बारे में बहुत बात करते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये पुस्तक उन्हीं से रिलेटेड है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और इनसे रिलेटेड कुछ और बुक्स भी हैं। उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि कौन कौन सी बुक्स इन्होंने और लिखी हैं। तो एल्सवर्थ हंटिंगटन ने ये पुस्तक लिखी है, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि द पीपल ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है। तो आप के सामने ऑप्शन है बी एस गुहा, सर हर्बर्ट रिस्ले, तीसरा ऑप्शन है जे एच हट्टन, चौथा ऑप्शन है डी एन मजुमदार। तो इसमें से आप बताइए कि कौन सा राइट आंसर है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो है सर हर्बर्ट रिस्ले। इन्होंने द पीपल ऑफ इंडिया इस पुस्तक को लिखा है और आपके ये जनगणना से रिलेटेड है। आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि हर्बर्ट रिस्ले ने किस ईयर में जो सेंसस हुआ था उसको आधार मान के इसका वर्णन किया था, तो 1901 की जो जनगणना है भारत की, उसको केंद्र में रखकर मानव विज्ञान एवं उसके परिवेश की व्याख्या इस पुस्तक में की थी। तो द पीपुल ऑफ इंडिया ये हर्बर्ट रिस्ले सर ने लिखी थी, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं द्रक्षा कृषि। तो द्रक्षा कृषि को आप जानते होंगे कि विटीकल्चर भी कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए जाते हैं कि जिससे कि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो। कुछ नया करना रहता है तो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं एग्जामिनर्स। तो इसमें जो ऑप्शन है कि ये किससे संबंधित है, तो वनों का संरक्षण है पहला, दूसरा है अंगूरों का उत्पादन,
तीसरा है कृषि का आदिम प्रकार, और चौथा जो आपका है ऑप्शन वो है गन्ने का उत्पादन। तो ये किससे संबंधित है? द्रक्षा कृषि या फिर विटिकल्चर। तो विटिकल्चर से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका अध्ययन जो होता है उसी को ही हम विटिकल्चर कहते हैं या फिर द्रक्षा कृषि कहते हैं। और वनों के विकास का वर्णन जिसमें होता है वह सिल्वीकल्चर होता है, और सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। इसमें यह भी एक्सप्लेन किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है, तो आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूं, तब तक आप इसको समझिए कि ये किस चीज़ के बारे में सही डिटेल बताई जा रही है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां नियम है। इसमें जो विशिष्ट आर्थिक मंडल है, इसको अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की जा रही है। तो इसमें इसके बारे में ही डिटेल में बताया जा रहा है कि इसमें होता क्या है। तो अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे तो इसका आंसर आप सही से तरीके से दे सकते हैं। और हिंदी में था तो आपको मैं इंग्लिश में बता दिया तो हो सकता है और आसानी हो गई हो। तो आप इसको बताइए कि इसमें बताया जा रहा है भौगोलिक प्रदेश और इसकी आर्थिक विधियां इसमें शामिल होती हैं, या फिर दूसरा बताया जा रहा है ऑप्शन कि प्राकृतिक प्रदेश और इसकी प्राकृतिक विधियां शामिल होती हैं, यानी नियम शामिल होते हैं। विशिष्ट आर्थिक मॉडल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करना होता है, या फिर चौथा बताया जा रहा है कि विशिष्ट आर्थिक मंडल का ध्येय कृषि उत्पादन को गति प्रदान करना होता है। तो इसमें से आपको सीधी बात है कि भौगोलिक प्रदेश के बारे में बात की जाती है, और आपका जो आर्थिक विधियों से संबंधित चीज़ें होती हैं उनकी बात की जाती है, उनके जो नियम दिए हुए हैं उसमें शामिल होते हैं। तो जैसे कि आर्थिक क्रियाकलाप हो गए, व्यापार के बारे में बात हो गई, उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियां जो होती हैं संचालित होती हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्ट होती हैं, और उसमें नियमावली भी दी गई है आर्थिक क्रियाकलापों की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यही आपको जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा और बताया गया है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरीके से वर्क है और क्या उद्देश्य है, सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कॉस्मॉस किसने लिखा है। तो आप इसको याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने ही कॉस्मॉस लिखा है, और यह एक शोध प्रबंध है जो कि 5 भागों में प्रकाशित हुई थी। जो उन्होंने प्रेक्षण किए हैं, यानी कि जो इन्होंने खोजें की हैं और जो यात्राएं की हैं और जो इनके थॉट्स हैं, उन सारी चीज़ों का संग्रह इस पुस्तक में है, कॉस्मॉस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है क्रिस्टमैन, दूसरा है टांसले, उसके बाद है एल्टन, और चौथा है ऑडम। तो आपका जो सही आंसर है वह है टांसले। तो अगर पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की बात की जाती है तो सबसे पहले जो इस शब्दावली का को कॉइन किया था तो वो हैं एजी टांसले सर। अब अगर इकोलॉजी की बात आ गई है, इकोसिस्टम की बात आ गई है, तो इसमें हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, और कितने प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, और अपघटक और या फिर विघटक क्या होते हैं, यानी कि डिकम्पोजर क्या होते हैं। तो अगर उत्पादक की बात करें तो जो प्रोड्यूसर रहते हैं वो आप जानते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे या फिर जो भी शैवाल हैं और जीवाणु हैं, ये सारे चीज़ें आपके उत्पादक के तौर पे आती हैं। ये लोग अपना जो भोजन रहता है, हरे पेड़ पौधे रहते हैं, वो भोजन अपना सूर्य के एनर्जी से बनाते हैं। उसके बाद जो उपभोक्ता रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, वो इनसे अपना खाना बनाते हैं, खाना प्राप्त करते हैं और उनको एनर्जी मिलती है। उसके बाद इनकी एनर्जी द्वितीयक उपभोक्ता को मिलती है, जैसे कि पक्षी हो गए, सांप हो गए, लोमड़ी हो गए, कुत्ता बिल्ली, ये सब हो गए, तो उनको मिलती है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता जो रहते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, गिद्ध, चीता, ये सारी चीज़ें हो गई, तो वो इन लोगों को भोजन बनाते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता रहते हैं। ठीक है, और या फिर ये सभी चीज़ों को खा सकते, तो इन्हें हम सर्वाहारी या फिर ओमनीवोरस भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जो तृतीयक उपभोक्ता रहते हैं वो सभी चीज़ों को खाते हैं, जिसमें आपके सांप बिल्ली या फिर मांसाहारी शाकाहारी सब चीज़ों को ये आराम से हजम कर जाते हैं। और उसके बाद अगर बात करें डिकम्पोजर की, यानी अपघटक की या फिर विघटक की, तो ये ऐसे जीवाणु या घटक होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं और अपघटनकर्ता कहलाते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट था, ये सारे की पॉइंट, तो इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 9th क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने उद्योग की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उद्योग स्थापना का सिद्धांत बहुत ही फेमस है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो आपके अल्फ्रेड वेबर सर हैं, उन्होंने ही इसकी स्थापना का सिद्धांत दिया था, जो उद्योग स्थापना का सिद्धांत है।
वेबर के द्वारा यह सिद्धांत सर्वप्रथम वर्ष 1909 में अपनी पुस्तक में दिया गया था, जो कि जर्मन भाषा में थी। लेकिन उसको 1929 में इंग्लिश में अनुवाद किया गया और उसे थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से जाना गया। तो ये अपने आप में बहुत ही फेमस है, जो कि उद्योग स्थापना का सिद्धांत है। और इसके सिद्धांत की अगर प्रमुख कंपोनेंट की बात करें, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें, तो परिवहन है, लागत है, श्रमिक लागत है, एकत्रीकरण है एवं कच्चे माल की उपलब्धता है। तो इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है किसी भी उद्योग की स्थापना। जैसे कि अगर हम किसी उद्योग को, इंडस्ट्री को स्थापित करते हैं, तो उनके लिए इन सब चीज़ों पे फोकस करते हुए हमें कोई भी अपना जो उद्योग है उसको स्थापित करना होगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस तरीके से अल्फ्रेड वेबर सर ने बताया कि उद्योग की स्थापना किस तरीके से करनी चाहिए, ये उनका ही फेमस सिद्धांत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन की 90% मिट्टी है। जैसे कि अगर 90% मिट्टी किस तरीके से बनी हुई है, क्या उसमें पाया जाता है ज़्यादा, तो उसमें जो ऑप्शन है वो है लोयस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कि जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कि पेडाल्फर पाया जाता है, कि लोयस एवं जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाई जाती है, जैसे 90% मिट्टी उनकी यही है। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी लोएस्ट और जो जलोढ़ मृदा है वो वहाँ पे 90% पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर यही है। ठीक है। चाइना अपने आप में भारत के लिए हमेशा से परेशानियां खड़ा करता रहता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके दर्रे हैं जो उससे मिलते हैं, और जो भी उससे कनेक्टेड बाउंड्रीज़ हैं, उसको भी आप ध्यान रखिएगा कि किससे सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करती है और कहाँ पे कितना परसेंटेज है। तो आप उसको अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उसको चेक करूँगा और उस पर रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, या कथन किसका है। आपको ये बताना है, रिटर महोदय का, कि हेटनर महोदय का, कि हंटिंगटन का, कि ब्रूंस का। तो आप इनके बारे में जानते होंगे या कथन किसका है। तो आप इस कथन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। इसको जो बोला था वो हेटनर महोदय ने इस कथन का इस्तेमाल किया था। तो अल्फ्रेड हेटनर ने इसका बताया था कि भूगोल क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। अब इस आंसर के बाद हम लोग थोड़ा एडिशनल पॉइंट समझ लेते हैं। रिटर की बात करें तो ये एक जर्मन जोग्राफर थे और ये निश्चयवादी थे। और अगर ब्रूंस की बात करें तो ये संभववादी थे, यानी कि पॉसिबिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उस पर मानते थे। जैसे कि रिटर का हो गया तो वो प्रकृति को ही हाईएस्ट मानते थे, कि प्रकृति सर्वोपरि है, नेचर जो है वो सर्वोपरि है, यानी कि उसी वही सबका करता धरता है, मानो उसके आगे मतलब कुछ नहीं है, उस तरीके से। और ब्रूंस ने, जैसे कि ब्रूंस महोदय जो थे वो संभववादी थे, यानी कि पॉसिबिलिज्म के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते थे। तो उनका ये मानना था कि जो मानव है वो प्रकृति में अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है। जैसे कि आप समझते होंगे कि अगर उसको गर्मी लग रही है तो एसी का निर्माण कर लिया, और ऐसे ही अपने परिस्थितियों को वो बदल सकता है, वो भी अच्छे तरीके से। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आप यहाँ पे बताया गया है कि जो जोग्राफर हैं और जो संप्रदाय हैं उनसे मिलाना है इसको, और आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 4 3 ट्रू 1 और ऐसे ऐसे करके आपको मैच करवाना है। तो आपका डिमांजिया किससे सम्मिलित हैं, यानी कि किस संप्रदाय के हैं, रेडजल किस संप्रदाय के हैं, और मैकेंडर किस संप्रदाय के हैं, और बोमैन किस संप्रदाय के हैं, आपको ये बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है जर्मन भूगोल, अमेरिकन भूगोल, फ्रांसीसी भूगोल और ब्रिटिश भूगोल। ये सब किससे संबंधित हैं। तो अगर डिमांजिया की बात करें तो ये आपके फ्रांसीसी समुदाय के जोग्राफर हैं। अगर रेडजल की बात करें तो वो जर्मन के हैं। ठीक है। मैंने मैक्सिमम देखा है, ध्यान दिया है, आप लोग भी शायद अगर पढ़ाई करते होंगे तो ध्यान देते होंगे, जो रिटर हैं और रेडजल हैं, ये रा से इनको याद कर लिया था मैंने जर्मन के लिए। तो ये मुझे अच्छे तरीके से याद हो गया था कि ये जर्मन भूगोल संप्रदाय से जो रा वाले हैं वो मैच करते हैं। आप सब में ना देखिएगा, लेकिन रेडजल को और रिटर को मैंने ऐसे ही याद किया था। उसके बाद अगर हम देखें एच जे मैकेंडर, तो मैकेंडर की बात करें तो ये सबसे फेमस हैं, और ये ब्रिटिश भूगोल संप्रदाय से संबंधित हैं। और ईसा बूमेन की बात करें, आई बूमेन या फिर ईसा बूमेन की बात करें, तो ये अमेरिकन जोग्राफर हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या हो गया, ए आपका हो गया 3 से, और उसके बाद बी आपका हो गया 1 से, उसके बाद सी आपका हो गया 4 से, उसके बाद डी आपका हो गया 2 से, यानी 3142। 3142 किसका है, ये थर्ड का। तो हम लोगों ने इसका सही आंसर बताया है बिना देखे। आप लोगों ने भी ऐसा ही बताया होगा, आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है। तो इसमें से अगर आपको ऑप्शन की बात करें तो शेर है, तो वो मांस मछली और सारी चीज़ें खाता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। शाकाहारी की बात की जा रही है, जो पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें खाते हों। हिरन की बात करें तो हिरन ही होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत दिया गया है, तो अगर आप ऑप्शन देख के लगा रहे हैं तो आपका
आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरे की बात करें तो ये बाघ है, तो ये सारी चीज़ें खाता है, और मेढक है तो ये भी कीट पतंग भी खाता है। तो ये तीनों नहीं होंगे, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 14th क्वेश्चन पे आए हम लोग, तो विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? तो अगर जैसे कि जो ऊर्जा संकट अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अब इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है कि एनर्जी जो है, फ्यूल जो है वो कम पड़ते जा रहे हैं, और हमें वैकल्पिक तौर पे सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं कि हम किस तरीके से जो हमेशा एनर्जी सस्टेन करे, सस्टेनेबल रहे, उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि जैसे कोयला है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो पेट्रोल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो हम लोग एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कभी ना ख़त्म हो, ऐसी कुछ चीज़ें बनाएं। तो उस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, आगे समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं जो कि एनर्जी के ऊपर आ रही है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है वैकल्पिक ऊर्जा, दूसरा आपका ऑप्शन है ऊर्जा कटौती, तीसरा आपका ऑप्शन है पेट्रोलियम, चौथा आपका ऑप्शन है कोयला। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे कोयला है वो भी ख़त्म हो रहा है, पेट्रोलियम है वो भी ख़त्म हो रहा है। ऊर्जा कटौती हम कर भी लें तो कितना कर लेंगे, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, बाकी लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ऊर्जा कटौती करके तो हम लोग ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इसका समाधान कर सकें। तो अगर वैकल्पिक ऊर्जा जो है, यानी कि जो ऑप्शनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो अच्छे तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं। जो हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी है वो है 26.1%। और अगर जल विद्युत की बात करें तो इसमें है 12%। अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो 1.7% है। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर 15 क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो जो प्राइमेट सिटी होता है कॉन्सेप्ट, उसको किसने प्रतिपादित किया है, ये पूछा जा रहा है। जो आपके भूगोलवेत्ता है मार्क जेफरसन जो हैं, उन्होंने प्राइमेट सिटी का जो सिद्धांत है, यानी कि जो अवधारणा है, उसको प्रस्तुत किया था, जो कि 1939 में ये आया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि प्राइमेट सिटी आपके मार्क जेफरसन सर से संबंधित है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपके किस क्षेत्र में होती है सर्वाधिक वर्षा? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय पहला आपका ऑप्शन है, दूसरा है मध्य प्रदेश बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब, चौथा है आंध्र प्रदेश विदर्भ। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे कुछ पर्वतीय क्षेत्र रहेंगे वहाँ पे जो बादल टकराएंगे उसके बाद वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। तो यहाँ के आपका जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे भी आपकी बारिश ज़्यादा होगी, हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे भी पर्वत, वहाँ पे भी ज़्यादा होगी, जो हवाएं आएंगी उनसे टकराएंगी, संघनन होगा और उसके बाद वहाँ पे बारिश होगी। उसके बाद मेघालय में भी आपका जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पे बारिश होती है। मोहसिन राम जो वहाँ का इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे विश्व में। तो ये सारे जो हैं, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेघालय में आपको बताया था कि मेघालय में मानसून राम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो मानसून राम की अगर बात करें तो यहाँ पे 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है पूरे विश्व में। उसके बाद पश्चिमी घाट की बात करें तो वहाँ पे 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को क्या कहा जाता है, इसको आपको बताना है। पहला है अपवादवाद, दूसरा है जीव भूविस्तार, तीसरा है क्रमबद्ध भूगोल, चौथा है प्रादेशिकतावाद। अगर हम क्षेत्रीय विभेदन की बात करें, क्षेत्रीय विभेदन आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि अगर कोई अपना क्षेत्र है उसकी अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जैसे उसका अपना एक भौगोलिक महत्व होता है, यानी कि उस जगह का अपना एक स्पेसिफिकेशन होगा। जैसे कि आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का कुछ स्पेशल जगह होगा, उसका कुछ स्पेशलाइजेशन होगा, कुछ विशेष बातें होंगी। भौगोलिक क्षेत्र भी उसका अलग होगा, वहाँ पे किस तरीके से मिट्टी है, किस तरीके से वहाँ पे नदियाँ हैं, किस तरीके से उसका क्षेत्र है, वो सारी चीज़ों की विशेषताएं अलग अलग होंगी। ऐसे ही सभी क्षेत्र अपने आप में एक अलग विशेषता प्रदान करते हैं, जिसके कारण वह दूसरों से भिन्न होते हैं, यानी दूसरों से अलग होते हैं। तो इसे ही क्षेत्रीय विभिन्नता कहा जाता है। और ये सबसे पहले प्रतिपादन इसको किया था हेकेडियस महोदय ने, और इसको ही आगे स्ट्रैबो ने प्रदेश विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि जो ये क्षेत्रीय विभेदन है उसे हम, जो अगर आंसर की बात करें तो जीव भू विस्तार भी कहते हैं इसे। अब चलिए 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, दूसरा है भूमध्य सागरीय वन, तीसरा है मानसूनी वन और चौथा है कोरधारी वन। तो इसमें से आपको बताना है कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, उसमें पूछा जा रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उसमें जो ऑप्शन है वो है डेली ने,
दूसरा है वैगनर ने, तीसरा है जॉली ने, चौथा है होम्स ने। तो इसमें से किसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आपको ये बताना है। तो आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको जो दिया था वो आपका इसमें सही आंसर है वैगनर ने। तो अल्फ्रेड वैगनर जो आपके हैं उन्होंने बताया था कि सबसे पहले जो आपके महाद्वीपीय भाग है उसे एक साथ मिला के देखा जा रहा था और उसे पेंजिया नाम दिया गया था। उसके बाद वो जो घिरा हुआ था वो सागरीय भाग से घिरा हुआ था जिसे हम लोग पैथलांसा के नाम से जानते थे। और उसके बाद अगर हम बात करें 20 करोड़ वर्ष पहले की, तो वो दोनों जैसे कि जो आपका पेंजिया है वो दो भागों में अलग हो गया था। जो आपका उत्तरी भाग है तो उसे हम लॉरेंसिया के नाम से जानते हैं और जो आपका दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड के नाम से ये दोनों अलग हो गए थे। और इस तरीके से कई सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। लेकिन इन्होंने जो इनका विस्थापन का जो सिद्धांत था, यानी कि जो इनकी गति थी महाद्वीपों की टूटने की, जो टूटने का जो रीजन था और एक दूसरे दिशा में जाने का रीजन था, उसको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर हम बात करें कि इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था, तो 1912 में ये सिद्धांत दिया था और उसमें संशोधन भी किया था 1915 और 1920 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें भी। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो वेगनर है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है महासागरीय निक्षेप और उत्पत्ति इनकी कैसे हुई इसके बारे में देखते हैं। तो आपको इनसे मिलाना है इनको, और ABCD दिया हुआ है और 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो आपका जो पहला है वो है तट तलवासी पदार्थ, और उसके बाद दूसरा है अगाध सागरस्थ, उसके बाद तीसरा है टेरोपॉड उज, उसके बाद चौथा है डायटम उज। तो इसमें से अगर आप दो ही जानते होंगे, जैसे कि टेरोपॉड उज के बारे में अगर आप जानते होंगे, तो वो प्लवक मोलस्क जीव के कोष हैं। मतलब कि अगर इनको बात करें तो ये हो जाएगा फर्स्ट से रिलेटेड हो जाएगा, इसके बारे में आपको अगर क्लियर पता होगा तो। और उसके बाद अगर डायटम उज की बात करें तो ये जो मृतिका वाला बताया गया है, इसमें मृतिका अंश युक्त अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष। तो ये दोनों अगर आप मिला लेंगे तो इससे देखिए कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है तो सी का फर्स्ट जिसमें हो, सी का फर्स्ट इसमें है। तो आपका ये तो पहले ही क्लियर हो गया, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो डी का सेकंड तो दो में था तो इससे कन्फ्यूजन होती है, लेकिन सी का फर्स्ट आपका इससे मिल गया है तो आप बाकी इनसे मिला सकते हैं। अब बचा है ए का 3 दिखा रहा है, बी का 4 दिखा रहा है, तो ए का आप 3 कर दीजिए और बी का 4 कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो भी अगर आप दो ऑप्शन के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे तो आपका बाकी दो मिल जाएगा। इसमें आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आंसर सही होने के। तो आपका जो तट तलवासी पदार्थ है वो सागरीय जीव जंतुओं तथा पादपों के मृत अस्थिपंजर होते हैं। उसके बाद जो अगाध सागरस्थ है वो शैवाल प्रकार है। और उसके बाद टेरोपॉड उसकी बात करें तो प्लवक मोलस्क जीव के कोष। और डायटम उसकी बात करें तो मृतिका अंशयुक्त अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, तो 21 आपका कह रहा है कि कुजबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन है लौह अयस्क, दूसरा है ताम्र अयस्क, तीसरा है सोना, चौथा है कोयला। तो आपका जो कुजबास क्षेत्र है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यह क्षेत्र, और अगर इसके प्लेस की बात करें तो ये रूस में पाया जाता है, पश्चिमी साइबेरिया में, और जहाँ विश्व की विशालतम कोयला भंडार है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कुजबास क्षेत्र है वो आपका कोयला से संबंधित है और रूस में पाया जाता है, और जो कि विशालतम भंडार है कोयले का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका 22nd क्वेश्चन है। W.V. लेबिस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन सिद्धांत किसके निर्माण से संबंधित है। अगर हम हिम गह्वर या फिर सर्क की बात करें तो एक हिमानी स्थलाकृति है जो कि अपरदनात्मक है, यानी कि आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है। और उसके बाद अगर इसको लेविस ने घूर्णन फिसलन सिद्धांत परिकल्पना द्वारा प्रतिपादित किया। सर्क एक गहरी अर्धगोलाकार रंगमंच के समान आकार वाला एक बेसिन है। इसे जर्मनी में कोरी कहते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपका सर्क है उसे जर्मनी में क्या कहते हैं, या फिर आपके स्विट्जरलैंड में क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जर्मनी में इसे कोरी कहते हैं आपके सर्क को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो जो आपका इसमें ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, बड़ौदा, अहमदाबाद। और इसमें अगर आंसर की बात करें, अगर भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो वो अहमदाबाद है जो कि गुजरात में है। और उसके बाद कानपुर की बात करें तो उसे यूपी का मैनचेस्टर कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण का मैनचेस्टर भी पूछा जाता है आपसे, तो वो कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है उसको कहते हैं। तो आप इन तीनों पॉइंट को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपको किसी भी एग्जाम में ये जल्द ही मिलेगा। हो सकता है आने वाले ही एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन रहे, हो सकता है दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। और आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुंबई को क्या कहते हैं भारत का, इसके बारे में भी आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24th। इनमें से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है। टॉलमी महोदय को, इरेटोस्थनीज को, हेरोडोटस को, अरस्तु को। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन है
वह इरेटोस्थनीज। तो इन्हें ही हम लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। ये महान भूगोलवेत्ता और गणितज्ञ भी थे और इन्हें सर्वप्रथम अक्षांश व देशांतर की परिकल्पना की। जो अक्षांश और देशांतर आप देखते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, तो इन्होंने ही सबसे पहले इसकी परिकल्पना व्यक्त की थी। ठीक है, टॉलमी की बात करें तो ये प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने ही भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, उसके बाद हेरोडोटस की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं और उसके बाद हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना भी इन्होंने की थी। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने मेट्रोलॉजिका मेट्रोलॉजिका आप ध्यान रखिएगा कि इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि चारों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बने तो आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अभी हम लोगों ने इससे पहले ही डिस्कस किया मेट्रोलॉजिका किसने की है, तो वो हैं आपके अरस्तु। तो अरस्तु ने 4वीं सदी ईसा पूर्व में मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक लिखी। यह मौसम विज्ञान से संबंधित पुस्तक है जो हवा, पानी एवं पृथ्वी के साथ संबंध बताता है, साथ ही पानी के वाष्पीकरण, भूकंप और अन्य मौसम के बारे में बताता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मेट्रोलॉजिका अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है अरस्तु की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बताया जा रहा है ऊष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है। तो ऊष्मा का हस्तांतरण जो रहता है उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? वो है संवहन है, संचालन है, ऊर्जा विकिरण है कि विद्युत चुम्बकीय हस्तांतरण है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपको शायद पता ही होगा, जो आपका कंडक्शन होता है वो संचालन, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 26 क्वेश्चन कर लिया है, यानी 26 क्वेश्चन कर लिया है और उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ भी लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट उससे एडिशनल पॉइंट थे उसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो जो कि पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड था, तो आप मेंशन करें कि इसका नेक्स्ट सीरीज मैं जल्द ही लेके आऊँ। और उसके बाद फिर जो भी इससे प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं और भी सारी चीज़ें हैं उसको भी मैं जल्द ही लाऊंगा। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।